वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार मिल रही हार के बाद तीसरे टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बदलाव। कुछ खिलाड़ी जो खराब खेल दिखा रहे थे उनको बाहर किया तो कुछ नए खिलाड़ियों को शामिल किया। जी हम बात कर रहे हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज की, जिसका पहला मुकाबला चलो टीम इंडिया हार भी गई और वो चीज हम एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन दूसरे टी20 मुकाबले में पहले तो टीम इंडिया इस गेम के इर्द गिर्द भी नजर नहीं आती है। टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ और उसके बाद टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ गई, जहां टीम इंडिया 152 रन का लक्ष्य ही बना पाई और उस लक्ष्य को वेस्टइंडीज ने चेज कर लिया। हालांकि मुकाबला रोमांचक रहा, लेकिन हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर भी सवाल उठे। लेकिन अब तीसरा टी20 मुकाबला, चौथा टी20 मुकाबला और पांचवा यानी बचे तीनों टी20 मुकाबले जीतने जरूरी हैं। इसीलिए हार्दिक ने कहा अब कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अब खराब खेल दिखा रहे खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता हार्दिक ने दिखा दिया है और उनकी जगह पर कुछ नए खिलाड़ियों को शामिल किया है। कुल मिलाकर हार्दिक ने अपनी प्लेइंग 11 में 4 बड़े बदलाव किए हैं, जिसे देखकर सुनकर हर कोई हैरान है। चलिए आइए आपको बताते हैं वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में क्या बड़े बदलाव है और क्या रहेगी प्लेइंग 11, जिसकी तस्वीर खुद हार्दिक ने साफ करी है। चलिए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक राय हम आपकी जानना चाहते हैं। टीम इंडिया की हार की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं इन 2 टी20 मुकाबलों में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो जी हां, तीसरे टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव हो रहे हैं। लगातार हार के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने साफ तौर पर कहा कि ऐसे नहीं चलने वाला है और अब तो वक्त आ गया है एक्शन लेने का। कुछ खिलाड़ी जिन्हें लगातार हम मौका दे रहे हैं लेकिन वो भुना नहीं पा रहे हैं। हमारी बल्लेबाजी खराब रही तो वहीं गेंदबाजों का प्रदर्शन भी थोड़ा फीका रहा, इसलिए बदलाव जरूरी है क्योंकि अगला मुकाबला करो या मरो का मुकाबला है, डू एंड डाई का मुकाबला है। ऐसे में चलिए जानते हैं क्या रहेगी भारत की प्लेइंग 11। बड़े बदलावों के साथ खुद हार्दिक ने तस्वीर साफ करी है। सबसे पहले ओपनिंग पेयर की बात करें तो इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ओपनिंग पेयर में एंट्री होने वाली है यशस्वी जायसवाल की, क्योंकि आप देखेंगे ईशान किशन पिछले कुछ टी20 मुकाबलों में बहुत ही खराब खेल दिखा रहे हैं और जितने मौके इन्हें मिले हैं अगर किसी और खिलाड़ी को मिले होते तो फिर क्या ही देखने को मिलता। लेकिन ईशान किशन दूसरे टी20 मुकाबले में भी फ्लॉप दिखाई दिए और पहले में भी। वैसा तो है नहीं कि आपके विकेटकीपर बल्लेबाज कोई और है नहीं, संजू सैमसन आपके पास में है, तो इसलिए ईशान किशन को एक भाषा में कहें तो आराम दिया जा सकता है, दूसरी भाषा में कहें तो बाहर किया जा सकता है और इनकी जगह पर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को टीम में मौका दिया जाएगा। यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल के अंदर कमाल का खेल दिखाया था। अब इस खिलाड़ी को इस मौके का इंतजार है जो भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ये खिलाड़ी लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस के लिए भी तो महत्वपूर्ण है और इस खिलाड़ी के अंदर वो काबिलियत दिखाई देती है। तो इसलिए पहले सबसे बड़ा बदलाव आपको ईशान किशन और यशस्वी जायसवाल के रूप में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ईशान किशन न केवल इन 2 मुकाबलों में बल्कि पिछले कुछ टी20 मुकाबलों में बेहद ही खराब है। इसलिए उन्हें बाहर किया जा सकता है, आराम दिया जा सकता है और फिर एंट्री कराई जा सकती है यशस्वी जायसवाल की। इनके साथ में नाम शुभमन गिल का आता है। शुभमन गिल भी पिछले कुछ समय से अपनी खराब फॉर्म को लेकर चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि शुभमन गिल अगर आप देखेंगे तो वेस्टइंडीज की इस पूरी सीरीज के दरमियान ही फ्लॉप दिखे। पहले टी20 मुकाबले में भी फ्लॉप तो दूसरे टी20 मुकाबले में भी 9 बॉल पर केवल 7 रन बनाते हैं। एक छक्का जरूर लगाते हैं लेकिन दूसरा छक्का लगाने के चक्कर में आउट होते हैं। पावर प्ले को डोमिनेट तो ये भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये बहुत बड़े बल्लेबाज के तौर पर देखे जा रहे हैं और लगातार मौके मिलने इनको जरूरी है। ऐसे में देखा जाएगा शुभमन गिल किस तरह से इस तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के लिए शानदार बल्लेबाजी कर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाएंगे। शुभमन गिल का दूसरे पायदान पर खेलना तय माना जा रहा है। बात करते हैं तीसरे पायदान की तो नाम सूर्य कुमार यादव का आएगा। अब ये टीम इंडिया के उपकप्तान हैं और टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। हालांकि दूसरे टी20 मुकाबले के साथ एक तरह से कहें मिस कम्युनिकेशन की वजह से ईशान किशन और सूर्या के बीच में सूर्य कुमार यादव अपना विकेट थ्रो करते हैं। महज 3 बॉल पर 1 रन बनाते हैं। हालांकि सूर्या अगर जमकर टिकते खेलते तो शायद थोड़ा बड़ा स्कोर हो सकता था, लेकिन अब सूर्य कुमार यादव दूसरे मुकाबले में भी फ्लॉप ही दिखाई दिए। बात करते हैं अगर तीसरे टी20 मुकाबले की तो इनकी जगह प्लेइंग 11 में पक्की नजर आती है, दूसरी भाषा में क्योंकि ये उपकप्तान भी हैं और टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज भी हैं। इनकी कोई काबिलियत पर सवाल तो उठता ही नहीं है, लेकिन बस फॉर्म और फिलहाल उस फॉर्म को भुनाना ये सवालों के घेरे में रहेगा। लेकिन तीसरे टी20 मुकाबले में न केवल मिडिल ऑर्डर का भार उठाना होगा बल्कि टीम को जीत दिलानी होगी, क्योंकि अगर आप ये मुकाबला हार गए तो फिर बाकी बचे हुए दोनों मुकाबले किसी काम के नहीं रहेंगे आपकी टीम के लिए। इसलिए सूर्य कुमार यादव का तीसरे पायदान पर खेलना तय माना जा रहा है।
बात करें चौथे पायदान की तो सबसे बड़े बल्लेबाज की एंट्री अब हो चुकी है, तिलक वर्मा। जी हां, पहले टी20 मुकाबले की बात करें तो क्या ही कमाल की पारी देखने को मिली। दूसरे टी20 मुकाबले में भी जहां टीम इंडिया के बल्लेबाज उस पिच पर टिक ही नहीं पा रहे थे, वहां पर तिलक वर्मा ने 41 बॉल पर 51 रन की पारी खेली। हालांकि स्ट्राइक रेट थोड़ी चिंता का विषय इस मुकाबले में जरूर रहा, लेकिन क्योंकि दबाव था और विकेट पड़ रहे थे ज्यादातर, तो ऐसे में तिलक वर्मा ने पारी को संभाला। अब तिलक वर्मा क्योंकि अच्छे बल्लेबाज के तौर पर देखे जा रहे हैं, दोनों मौके मिले हैं, भुनाए हैं, पहले में अच्छे खेले, दूसरे में हाफ सेंचुरी लगाई है, तो ऐसे में तिलक वर्मा का अब खेलना तय है चौथे पायदान पर तीसरे टी20 मुकाबले में। पांचवें पायदान पर संजू सैमसन का नाम आता है और इस बार तो इन्हें विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी मिलेगी। संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी को अलग अलग पोजीशन पर इस्तेमाल किया जा रहा है हार्दिक पांड्या के द्वारा, और वैसे संजू उस मौकों को ज्यादा भुना ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि संजू को एक और मौका मिलेगा, जी हां, तीसरे टी20 मुकाबले में। उम्मीद करते हैं संजू इस मौके को भुनाए और अपनी जगह को पक्की करें। और बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज भी इस खिलाड़ी को देखा जा सकता है, क्योंकि इस खिलाड़ी के अंदर बहुत काबिलियत है, विकेट कीपिंग कर सकते हैं, बड़े शॉट लगा सकते हैं, लेकिन पता नहीं जब इन्हें मौके मिलते हैं तो फिर ये कहां गायब हो जाते हैं। अब जो मौका था पहले में और दूसरे मुकाबले में उन्हें भुनाया नहीं गया, वहां अगर मौके पे चौका लगाते तो शायद अपनी जगह अब तक पक्की कर चुके होते। चलिए बात करते हैं छठवें पायदान की, तो फिर नाम हार्दिक पांड्या का जाएगा। हार्दिक पांड्या हालांकि नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी करते हैं, वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले ही ओवर में 2 लगातार विकेट चटकाए, उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी जो पहले करी वो ठीक ठाक देखने को मिली, लेकिन पांड्या भी उस तरह से फिनिशिंग नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से वो जाने जाते हैं। हार्दिक पांड्या अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं और कप्तान है टीम के, इसीलिए इनका छठवें पायदान पर खेलना तय माना जा रहा है। सातवें पायदान की बात करें तो नाम अक्षर पटेल का आएगा। अक्षर पटेल हालांकि उस तरह का खेल दिखाने में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं जिस तरह से उन्हें शामिल किया गया था स्पिन ऑलराउंड के तौर पर। हालांकि इनकी गेंदबाजी का इस्तेमाल अभी तक हार्दिक पांड्या ने नहीं किया। जो पिच अनुकूल थी उनके लिए, उनमें इनका इस्तेमाल न होना चर्चा का विषय बन गया, लेकिन ये अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। हालांकि दूसरे टी20 मुकाबले में 12 बॉल पर केवल 14 रन बनाए, जो कि सवालों के निशान पर रहा, लेकिन क्योंकि अक्षर को लंबा मौका मिलेगा, इनका कोई विकल्प भी नहीं है, तो आप इन्हीं के साथ में जाना चाहेंगे, तो ये इसलिए 7वें पायदान पर जगह पक्की करते हैं। 8वें पायदान की बात करें तो बहुत बड़ा बदलाव, क्योंकि रवि बिश्नोई दूसरे टी20 मुकाबले में महंगे भी साबित हुए और रवि बिश्नोई चाइनामैन गेंदबाज की मुकाबला नहीं कर सकते हैं। जो पिच स्पिन गेंदबाजों को मदद करती हैं और उसमें कुलदीप यादव की वैल्यू बढ़ जाती है, और निकोलस पूरन जैसे खिलाड़ी कुलदीप के आगे फीके पड़ते हुए नजर आते हैं। कुलदीप को सम्मान देकर पहला टी20 मुकाबला निकोलस पूरन ने खेला, मतलब साफ है कुलदीप यादव की वैल्यू बढ़ गई, लेकिन कुलदीप को खिलाया नहीं गया दूसरे टी20 मुकाबले में। लेकिन अब कुलदीप यादव की एंट्री होगी। कमाल के गेंदबाज हैं, चाइनामैन गेंदबाज हैं, बल्लेबाजों को चकाते हैं, और अब क्योंकि दूसरा टी20 मुकाबला जहां खेला गया वहीं तीसरा खेला जाएगा, इसीलिए कुलदीप की वैल्यू बढ़ जाएगी। इनके साथ में युजवेंद्र चहल आपको 9th पोजीशन पर नजर आएंगे। खैर, चहल की गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी, क्योंकि चहल ने जिस तरह की गेंदबाजी दूसरे टी20 मुकाबले में करी है वो काबिल तारीफ है। 14वें ओवर में 3 विकेट लेकर, जिसमें 1 रन आउट और 2 इनके खुद के विकेट, मैच को पलट दिया था। 3 ओवर में केवल चेक इकोनॉमी से ये 19 रन खर्च करते हैं, 2 विकेट चटकाते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, जो पिच स्पिन फ्रेंडली थी वहां पर चहल के ओवर पूरे ही नहीं करवाए गए, और जहां हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह और मुकेश कुमार, देखिए इनकी इकोनॉमी देखिए बहुत महंगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी चहल के ओवर पूरे न कराना चर्चा का विषय बन गया, और हार्दिक खुद भी इस फैसले को लेकर काफी निराश भी देख रहे होंगे। अगर तेज गेंदबाजी की बात करें तो एक बहुत बड़ा बदलाव, क्योंकि मुकेश कुमार को लगातार मौके मिले हैं, लेकिन उन मौकों को वो भुना नहीं पा रहे हैं। अगर 19वें ओवर की बात की जाए तो जहां रन बचाने की जरूरत थी वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के सामने, वहां उनकी धुनाई जमकर देखने को मिली, इसलिए इन्हें बाहर दिखाया जाएगा और इनकी जगह पर उमरान मलिक को मौका दिया जाएगा। उमरान मलिक तेज गेंदबाजी आक्रमण में बहुत ही अच्छी अगुवाई कर सकते हैं। इनके पास वो रफ्तार है, बतौर लंबे मौके दें और इनके टैलेंट का सही से इस्तेमाल करें और उनके साथ में खड़े होकर इन्हें कॉन्फिडेंस दें। लेकिन एक और तेज गेंदबाज है जिसका नाम अर्शदीप सिंह है, वो आपको 11th पोजीशन पर नजर आएंगे। अर्शदीप सिंह भी हालांकि दूसरे टी20 मुकाबले में कुछ खास नहीं, 8.5 की इकोनॉमी से रन खर्च किए और 1 विकेट जरूर चटकाया, लेकिन अर्शदीप सिंह का कोई विकल्प ही नहीं, तो इन्हें लंबा खिलाया जाएगा। तो यह है टीम इंडिया की तीसरे टी20 मुकाबले के लिए प्लेइंग 11। हमारी नजर में कुछ ही बदलाव हो सकते हैं, लेकिन आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।